सोचिए एक ऐसा राजवंश जिसने भारत पे सदियों तक हुकूमत की, सातवाहन। पर आज अगर हम उनके बड़े बड़े किले या महल ढूंढने निकले तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सब वक्त की धूल में कहीं खो गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इनकी कहानी जानते कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है उन छोटी छोटी चीजों से जो वो पीछे छोड़ गए, उनके सिक्के। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक पूरे साम्राज्य का इतिहास सिर्फ कुछ सिक्कों से कैसे पता चल सकता है। पर यकीन मानिए, आज हम यही करने वाले हैं। एक जासूस की तरह इन पुराने सिक्कों से मिले छोटे छोटे सुरागों को जोड़ेंगे और एक पूरे खोए हुए साम्राज्य की तस्वीर फिर से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। हर एक सिक्का एक सुराग है और हमारा पहला सुराग वो है ये जानना कि आखिर ये सिक्के बने किस चीज से थे, मतलब कौन सी धातु इस्तेमाल हुई थी। तो सुराग नंबर 1 है धातु। अब जब हम पुराने सिक्कों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सोना, चांदी आता है। पर सातवाहनों के सिक्के सिर्फ सोने चांदी के नहीं थे। ज्यादातर सिक्के तो सीसे, तांबे और पोटिन जैसी आम धातुओं के थे। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर धातु उनकी इकोनॉमी का एक अलग पन्ना खोलती है। तो देखिए, ये कितना स्मार्ट सिस्टम था। उनकी इकोनॉमी के हम कह सकते हैं 2 लेवल थे। एक तरफ थे सीसे, तांबे और पोटिन के सिक्के। ये समझिए रोजमर्रा की करेंसी थी, जो लोकल बाजार में सब्जी खरीदने, छोटी मोटी चीजों के लिए चलती थी। और दूसरी तरफ थे चांदी के सिक्के। ये थे बड़े नोट। इनका इस्तेमाल होता था बड़े ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। ये बताता है कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी सोची समझी और व्यवस्थित थी। चलिए अब एक सवाल देखते हैं, और ये सवाल सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर से है। तो केस फाइल नंबर 1, सातवाहन सिक्कों में किस धातु का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था? थोड़ा सोचिए, जो रोजमर्रा की करेंसी थी वही सबसे ज्यादा चलेगी, है ना? और सही जवाब है लेड, यानी सीसा। अब देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। सीसे का इतना ज्यादा इस्तेमाल 2 बातें बताता है। पहली कि ये धातु उनके पास आसानी से उपलब्ध थी, और दूसरी जो कि बहुत जरूरी है कि उनकी ज्यादातर इकोनॉमी लोकल थी, स्थानीय बाजारों पर टिकी थी। देखा कैसे एक छोटे से सुराग से हमें कितनी बड़ी जानकारी मिली। चलिए, तो धातु की पहेली तो सुलझ गई। अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। सुराग नंबर 2, इन सिक्कों पे बने चित्र और प्रतीक, इन्हें सिर्फ डिजाइन मत समझिए, ये उस जमाने की दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। और सबसे पहले बात करते हैं राजा के पोर्ट्रेट की। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जिसे राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शुरू किया। सोचिए, वो भारत के पहले कुछ शासकों में से थे जिन्होंने सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवाई। ये सिर्फ एक फोटो नहीं थी, ये पावर का स्टेटमेंट था। हर सिक्का जो हाथ बदलता, वो राजा का चेहरा और उसका अधिकार राज्य के कोने कोने तक पहुंचा रहा था। राजा के चेहरे के अलावा एक और चीज सिक्कों पर बार बार दिखती है, और वो है चैत्य का प्रतीक। चैत्य मतलब एक बौद्ध पूजा स्थल या स्तूप। अब सवाल यह है कि एक राजा अपने सिक्के पर यह क्यों छपवाएगा? इससे साफ पता चलता है कि सातवाहन राजा बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। और ये सिर्फ एक धर्म को सपोर्ट करने की बात नहीं है, ये उनकी धार्मिक सहनशीलता की संस्कृति को भी दिखाता है। और देखिए एक और केस फाइल। ये सवाल सीधे 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि सातवाहनों के सिक्कों पर अक्सर कौन सा प्रतीक मिलता है। हमने अभी इसकी बात की है। इससे पता चलता है कि ये छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम के लिए कितनी जरूरी हैं। और सही जवाब बिल्कुल चैत्य है। अब इस प्रतीक को देखिए, एक जहाज। ये हमें राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलता है। और ये एक जबरदस्त सुराग है। ये हमें चीख चीख कर बता रहा है कि सातवाहनों की ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं थी, वो समंदर के भी सिकंदर थे। ये उनकी पावरफुल नेवी और समुद्री व्यापार पर उनकी पकड़ का जीता जागता सबूत है। तो हमने धातु को परखा, तस्वीरों को पढ़ा। अब बारी है हमारी जांच के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुराग की, सिक्कों पर लिखी हुई बातें। ये एक तरह का कोड है जिसे अगर हम क्रैक कर लें तो हम सीधे सातवाहन राजाओं की कहानी उन्हीं के शब्दों में सुन सकते हैं। तो ये लिखावट आखिर है क्या? इसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि। ये भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। बल्कि आज हम जो देवनागरी या दूसरी लिपियां इस्तेमाल करते हैं, उन सबकी मां ब्राह्मी ही है। तो इस लिपि को समझना मतलब सातवाहनों के राज खोलने की चाबी हाथ लगना। अच्छा, लिपि तो ब्राह्मी थी, पर भाषा कौन सी थी? संस्कृत? नहीं, भाषा थी प्राकृत। प्राकृत उस जमाने में आम लोगों की भाषा थी। अब ये बहुत बड़ी बात है।
इससे पता चलता है कि राजा सिर्फ विद्वानों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए संदेश लिखवा रहे थे। वो लोगों से जुड़ना चाहते थे। तो जब इस कोड को डिकोड किया गया तो क्या मिला? समझिए, एक ऐतिहासिक खजाना हाथ लग गया। अचानक हमारे पास राजाओं के नाम थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। हमें उनकी पूरी फैमिली ट्री, उनकी वंशावली मिल गई। एक पूरी टाइमलाइन बन गई। इतिहास के वो पन्ने जो सदियों से खाली थे, इन छोटे छोटे सिक्कों पर लिखी बातों ने उन्हें भर दिया। तो हमारे पास सारे सुराग हैं, धातु, सिक्के पर बने चित्र और उन पर लिखी बातें। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और इस केस को सॉल्व करने का। देखते हैं कि ये सबूत मिलकर हमें सातवाहन साम्राज्य के बारे में क्या बताते हैं। तो आखिर हमारा फैसला क्या है? यही कि सातवाहन कोई मामूली राजवंश नहीं थे। इन सिक्कों से पता चलता है कि उनकी एक बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी थी। वो माहिर राजनीतिज्ञ थे, वो धार्मिक रूप से सहनशील थे, और वो एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत थे। सोचिए, उन्होंने धातु के नन्हे से टुकड़ों पर अपना पूरा इतिहास लिख दिया, और ये सब हमें सिर्फ उनके सिक्कों से पता चला है। और अब मैं आपको इस अंतिम चुनौती के साथ छोड़ता हूं। ये सवाल सीधा यूपीएससी मेंस का है। इस पर जरूर सोचिएगा कि कैसे धातु के ये छोटे छोटे टुकड़े हमें एक पूरे दौर के आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने को समझने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर ये सिक्के न होते तो शायद इतिहास का ये पूरा का पूरा चैप्टर हमेशा के लिए खो गया होता।